नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 14 मनु भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी का अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम संक्षेप में इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। मनु भंडारी जी का जन्म सन 1931 में गांव भुआनपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा है वो राजस्थान अजमेर से हुई और हिंदी में इन्होंने एमए किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये इनकी कहानी संग्रह है। आपका बंटी, महाभोज, ये इनके उपन्यास हैं। इन्होंने फिल्म और टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी। एक कहानी यह भी इनका आत्मकथ्य है जिसमें इन्होंने सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिख करके अपने जीवन की कुछ घटनाओं को जो उनके लेखकीय जीवन से संबंधित थी उन्हें बताया है। तो चलिए आपको मैं अपने शब्दों में कहानी पूरी बताती हूँ। मनु भंडारी बताती है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था और ये पहले इंदौर में रहते थे, लेकिन फिर आर्थिक झटके के कारण यानी आर्थिक हानि होने के कारण ये इंदौर से अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में आकर के रहने लगे थे। वह उस मोहल्ले में इनका जो मकान था वह 2 मंजिला था। ऊपर की मंजिल में पिताजी रहते थे जो हमेशा ही अपने चारों ओर है वो पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों को बिखेरे रहते थे। या तो वो उसमें से पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते थे, यानी किसी को कोई आज्ञा देते रहते थे कि ये करो ये करो। और नीचे मनु भंडारी अपनी माँ और भाई बहनों के साथ रहती थी। मनु भंडारी बताती हैं कि माँ है वो हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले मनु भंडारी के पिता है वो इंदौर में रहते थे, तो वहां पर उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था और नाम भी था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका बड़ा नाम था। और वे सिर्फ शिक्षा का उपदेश नहीं देते थे बल्कि 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर बुला करके पढ़ाया करते थे। यहाँ सबसे पहले मनु भंडारी है वो अपने माता पिता के चरित्र के बारे में बता रही है कि पिताजी एक और बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी थे, यानी अहंकारी थे। इंदौर में आर्थिक झटके के कारण वो अजमेर आकर रहने लगे और यहाँ पर उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश जो विषयवार था के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया और यह अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इससे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो मिली, लेकिन इससे कोई उन्हें अर्थ प्राप्त नहीं हुआ, यानी इससे कोई धन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो निराश रहने लगे, दुखी भी रहने लगे, लेकिन इस आर्थिक व्यवस्थाओं को उन्होंने अपने बच्चों के सामने कभी नहीं आने दिया। अब जिसके पास पहले खूब धन दौलत होती है तो उसकी आदतें भी वैसी ही होती है, लेकिन जब आर्थिक झटका उनको सहना पड़ा तो धन की भी कमी हो गई। धन की कमी होने के कारण वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन हमेशा वो शीर्ष पर रहना चाहते थे, यानी ऊंचे पद पर ही विराजमान रहना चाहते थे। तो जब उनको अब वो पद नहीं मिल रहा था तो वो क्रोध करने लग गए थे और वो क्रोध है वो मनु भंडारी की माँ पर वो व्यक्त करते थे। और आर्थिक झटका जो उन्हें लगा था, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने का कारण अपनों के हाथों विश्वासघात था, यानी जिन भाइयों पर उन्होंने विश्वास किया था उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया। अब पिताजी का स्वभाव है वो ऐसा हो गया था कि वो अपने ही बच्चों पर शक करने लगे थे। मनु भंडारी बताती हैं कि उनके पिताजी की कमजोरी थी गोरा रंग, यानी वो गोरे रंग वालों को ज़्यादा पसंद करते थे। तो मनु भंडारी है वो काले रंग की थी और उनसे 2 साल बड़ी बहन थी सुशीला जो उनसे गोरी और सुंदर थी। तो मनु भंडारी के पिता है
वो दोनों बहनों के बीच में काम को लेकर हमेशा ही तुलना करते रहते थे और सुशीला को हमेशा अच्छी बताते थे। तो ये बात कहीं न कहीं मन्नू भंडारी के मन में बैठ गई कि मैं काली हूँ और कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती हूँ। मन्नू भंडारी लेखिका थी, तो लेखिका होने के कारण बड़े होने पर उनका बहुत मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ी और जब भी कोई लेखकीय उपलब्धि उन्हें मिलती और लोग उनकी प्रशंसा करते तो वह संकोच के मारे सिकुड़ जाती थी और उन्हें अपनी उपलब्धि पर विश्वास नहीं होता था, क्योंकि उनके मन में रंग भेद की हीन भावना है वो घर कर चुकी थी, तो अपनी ही उपलब्धि पर वो भरोसा नहीं कर पाती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात ने मन्नू भंडारी के पिता को शक्की बना दिया था, तो वो हर बात पर झल्ला उठते थे और किसी न किसी बात पर मन्नू भंडारी और उनके पिता के बीच में टक्कर रहती थी। इसके विपरीत मन्नू भंडारी की जो माँ है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन धरती से कुछ ज़्यादा धैर्य और सहन शक्ति थी और बच्चों की और पिताजी की हर उचित और अनुचित फरमाइश और जिद को वो अपना फर्ज समझ करके पूरा करती थी और कभी भी बदले में उनसे कुछ नहीं मांगती थी, कुछ नहीं चाहती थी। तो मन्नू भंडारी कहती हैं कि हम भाई बहनों का सबका लगाव है या सहानुभूति है वो माँ के साथ थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। ये उन्होंने अपनी माँ के लिए कहा है। ये तो हो गई मन्नू भंडारी के माता पिता की विशेषताएं। अब मन्नू भंडारी है वो अपने बारे में बता रही है कि वे 5 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय उनकी उम्र 7 साल की थी, तो उनकी शादी की जो याद है वो धुंधली सी है। लेकिन उनसे जो 2 साल बड़ी बहन सुशीला है, उनके साथ वे घर के आंगन में बहुत सारे खेल खेले हैं, जैसे सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टिल्लो और कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए और पास पड़ोस की सहेलियों के साथ भी वो खेली। खेलने को वह अपने भाइयों के साथ भी खेली, जैसे गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग उड़ाने और कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लड़कियों को घर में खेलने की इजाज़त थी और लड़कों को बाहर खेलने की इजाज़त थी, लेकिन लड़कियों का घर से मतलब अपने घर की दीवारों तक नहीं था, बल्कि पूरे मोहल्ले तक था। यानी लड़कियां हैं मोहल्ले भर में खेल सकती थी। लेकिन लेखिका को आज दुख भी हो रहा है कि आज के जो महानगर हैं, जो शहर हैं, उनमें फ्लैट हो गए हैं, छोटे छोटे फ्लैट हो गए हैं, तो आज जो पड़ोस कल्चर है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। लेखिका बताती हैं कि उनकी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियां के जो पात्र हैं वो इसी मोहल्ले के हैं। यानी उनकी किशोरावस्था तो इसी मोहल्ले में गुजरी और युवावस्था का आरंभ भी इसी मोहल्ले में हुआ। तो 1-2 को छोड़कर सभी पात्र हैं वो इसी मोहल्ले के हैं। लेखिका ने जो महाभोज उपन्यास लिखा है, जिसमें दास साहब जो पात्र हैं वो इसी मोहल्ले के किसी व्यक्तित्व को चित्रित करता है। लेखिका बताती हैं कि उस समय उनके परिवार में लड़की के विवाह की जो योग्यता थी वह थी 16 वर्ष और शिक्षा में थी मैट्रिक। यानी जो लड़की 16 वर्ष की हो जाती थी और 10वीं पास कर लेती थी उसका विवाह कर दिया जाता था। तो 1944 में सुशीला भी 16 वर्ष की हो चुकी थी और उसने 10वीं परीक्षा भी पास कर ली थी, तो उसकी शादी है वो कोलकाता कर दी गई। तो शादी के बाद वह कोलकाता चली गई। 2 बड़े भाई थे वो भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। तो इन लोगों के चले जाने के बाद में मन्नू भंडारी है वो अकेली घर में रह गई थी। तो पिता का ध्यान है वो पहली बार मन्नू भंडारी की ओर केंद्रित हुआ। और लेखिका बताती हैं कि उस समय लड़की को पढ़ाई के साथ साथ घर के जो खाना बनाना है आदि नुस्खे हैं वो भी सिखाए जाते थे। लेकिन पिताजी का आग्रह था कि लेखिका है वो रसोई घर से दूर रहे। पिताजी हैं वो रसोई को बटियार खाना कहते थे। उनके हिसाब से रसोई में रहना मतलब अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकने जैसा था। और उस समय घर में भी बहुत प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं वो आती जाती रहती थी।
और उनके बीच में जमकर बहसें भी होती थी। लेखिका के पिता को बहस करना बहुत अच्छा लगता था। जब भी लेखिका उनके लिए चाय पानी और नाश्ता देने जाती थी तो उनके पिताजी उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहते थे। वे चाहते थे कि लेखिका वहां बैठे और उनको सुने और जान पाए कि देश में क्या कुछ हो रहा है। उस समय देश में बहुत कुछ हो रहा था। सन 1942 का आंदोलन चल रहा था और पूरा देश उसमें भाग ले रहा था और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं वो नीतियां बनाती थी। आपसी विरोध और मतभेद है वो चलते रहते थे। मन्नू भंडारी उस समय 10वीं कक्षा में थी, तो उस समय जो राजनीतिक बहसें होती थी उसके बारे में उन्हें कोई खास समझ नहीं थी। लेखिका को किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब सन 1945 में मन्नू भंडारी ने 10वीं कक्षा पास कर ली, सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहाँ से मन्नू भंडारी ने पढ़ना शुरू किया था वही स्कूल अब कॉलेज बन गया था। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन उन्होंने यहीं पर लिया और यहीं पर इनका परिचय है वो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ। शीला अग्रवाल ने लेखिका को साहित्य की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, तो उनके प्रोत्साहन से मन्नू भंडारी है वो खुद चुन चुनकर किताबें पढ़ने लगी और साहित्य की दुनिया में उन्होंने प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि की पुस्तकें पढ़ी। वे बताती हैं कि जैनेन्द्र जी के छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली उन्हें बहुत आकृष्ट करती है। उन्होंने जैनेन्द्र जी का उपन्यास है वो सुनीता पढ़ा जो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी भी पढ़ा और नदी के दीप जो अज्ञेय जी का दूसरा उपन्यास था उसे भी उन्होंने पढ़ा। इसके अलावा जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्ररेखा पढ़ा। इन साहित्यिक रचनाओं पर लेखिका शीला अग्रवाल के साथ बहसें भी करती थी। जहां लेखिका के पिताजी ने घर में ही उन्हें देश की स्थितियों को जानने और समझने का अवसर दिया, वहीं शीला अग्रवाल ने उस समय जो देश में आंदोलन चल रहे थे उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए लेखिका को प्रोत्साहित किया। उस समय जो सन 1946-47 का समय था तो उस समय हर युवा है वो जुलूस, हड़तालें, प्रभात फेरियां आदि में भाग लेता था। तो शीला अग्रवाल के जोशीले भाषणों को सुनकर के मन्नू भंडारी भी उसमें भाग लेने लगी। उस समय एक लड़की का आंदोलन में भाग लेना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिन लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी वही लड़कियां जब देश के आंदोलन में नारे लगाती, हड़तालें करवाती और लड़कों के साथ शहर की सड़कों पर घूमती, तो इससे लेखिका के मन में पिताजी का जो निषेध और जो बाहर जाने की मनाही थी वो सारा भय है वो निकल गया। लेखिका बताती हैं कि उनके पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता है यश कामना, यानी उसके पिताजी को ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। एक दिन लेखिका के कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र है वो पिताजी के पास आया और उसमें उन्होंने लिखा था कि मन्नू भंडारी की गतिविधियों के कारण उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पत्र पढ़ते ही पिताजी है वो आग बबूला हो गए और वे बोले, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया और गुस्से से बनाते हुए वहां से चले गए। अब लेखिका को डर लग रहा था कि वहां से लौटकर पता नहीं वो कितना गुस्सा मुझ पर करेंगे। तो ये सोचकर लेखिका है वो अपने पड़ोस के एक मित्र के घर जाकर के बैठ गई और माँ से कह दिया कि जब लौट करके सारा गुस्सा जब उनका शांत हो जाए तब आप मुझे बुला लेना। फिर मन्नू भंडारी की माँ ने आकर उसे बताया कि तू चल, तुम्हारे पिता तो बहुत खुश हैं। तो लेखिका को विश्वास नहीं हुआ, तो डरते डरते लेखिका है वो पिताजी के पास आई। तो पिताजी बोले कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार मेरे से आग्रह कर रही थी
कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। तो इस तरह से प्रिंसिपल से जब लेखिका के पिता ने ये बातें सुनी तो उन्हें गर्व हुआ कि मेरी लड़की का कॉलेज में इतना रोब है। तो वो कॉलेज के प्रिंसिपल से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। तो मन्नू भंडारी पिताजी के मुंह से ये सब बातें सुनकर के अवाक रह गई। उन्हें न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और न ही अपने कानों पर। मन्नू भंडारी एक और घटना बताती हैं कि आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चल रहा था, तो सभी कॉलेज, स्कूल और दुकान बंद करने के लिए कहा गया था। तो जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा दल वहां जाकर हड़तालें करवा रहा था। और शाम के समय अजमेर के मुख्य चौराहे पर विद्यार्थी वर्ग है वो पूरा इकट्ठा हुआ और भाषणबाजी होने लगी। तो लेखिका के पिता के एक मित्र ने घर जाकर के लेखिका की शिकायत है वो उनके पिता से कर दी और बोले, अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? इस तरह से वो तो आग लगाकर चले गए। और इधर लेखिका के पिता है वो सारे दिन क्रोध में भभकते रहे और बोले, बस अब यही रह गया था कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। अब मन्नू भंडारी को इस बात का पता नहीं था कि पिताजी के एक मित्र इस तरह से उसके बारे में बोल कर गए हैं। तो वो इस बात से बेखबर जब घर लौटी तो उस समय पिताजी के एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति भी थे, डॉक्टर अंबालाल जी, वो बैठे थे। और लेखिका को देखते ही बड़ी ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और बोले, आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और मन्नू भंडारी के पिताजी के चेहरे पर जहां पहले क्रोध था वहां अब गर्व नजर आने लगा। जब मन्नू भंडारी अंदर गई तो माँ ने दोपहर के गुस्से की बात उसे बताई। आज लेखिका जब आत्मकथ्य लिख रही है तो वे सोचती हैं कि उस समय मेरी क्या तो उम्र रही होगी और क्या ऐसा भाषण रहा होगा। यानी ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। फिर वो सोचती हैं कि हो सकता है कि आज से 50 साल पहले एक अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ में एक लड़की का बिना किसी संकोच के धुआंधार बोलते जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। और आगे लेखिका बताती है कि सन 1947 में मई के महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। आरोप था कि इसने लड़कियों को भड़काया है और कॉलेज का अनुशासन है वो भंग किया है। तो शीला अग्रवाल के नोटिस के खिलाफ कोई हुड़दंग ना मचे, इसीलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज है वो बंद करके लेखिका समेत जो 3 छात्राएं थी उनका प्रवेश है वो निषिद्ध कर दिया। आगे लेखिका बताती हैं कि हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त के आखिर में 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर परिचित खुशी के सामने यह खुशी बिल्ला गई। यानी उन्हें जो खुशी मिली थी वो थी 3rd ईयर की क्लासें खुलना, लेकिन उससे भी बड़ी उन्होंने एक चिर प्रतीक्षित खुशी बताया है, वो है 15 अगस्त 1947 को देश का आज़ाद होना। और यह देश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
तो आशा करती हूँ लेखिका की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।